Good morning, everyone. Students, today we will start chapter 3 Kinship, Caste, and Class. Student, this chapter is in the syllabus of Assessment 3, and chapter 1 Bricks, Beads, and Bones we have already revised. So, let's start chapter 3 Kinship, Caste, and Class. First of all, student, you have to understand the meaning of kinship, because I know you all are aware about the caste and the class, but the word kinship is new to you. बच्चे, kinship क्या होता है? एक तरह का एक हायरार्की लेवल डिसेंडेंट्स हो गए हमारे, उन्हें हम बोलते हैं किनशिप, एक चैन। ठीक है, कैसे? जैसे एक ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, फिर उनसे भी पहले जो हमारे डिसेंडेंट थे, मेरे फादर, फिर उनके फादर, फिर उनके पीछे के फादर, मतलब उनके पीछे की जो जनरेशन है। तो बच्चे, ये सब जो है इन्हें हम बोलते हैं किनशिप। किन का मतलब एक चैन चलती आ रही है, एक गोत्र चलता आ रहा है। वैदिक सियर्स जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं किनशिप। किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो बच्चे, इस चैप्टर में हमने मेनली पढ़ना है कि 600 BC से 600 CE तक क्या ट्रेडिशन थे। क्या ट्रेडिशन मतलब सोशल बिहेवियर कैसा था लोगों का। जो बड़े बड़े किंगडम्स थे, जैसे मगध हो गया, हस्तिनापुर हो गए, उनके बीच में ट्रांजैक्शंस कैसे होती थी, मैरिज सिस्टम क्या था, फैमिली स्ट्रक्चर क्या था। फैमिली स्ट्रक्चर मीन्स अगर कोई मर जाता था तो नेचुरल हेयर को सब कुछ मिलता था, या जो है डॉटर्स भी क्लेम कर सकती थी उनकी प्रॉपर्टी में या नहीं। तो बच्चे, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, इस चैप्टर में हमने मेनली यही सब कुछ पढ़ना है थ्रू द महाभारत, क्योंकि महाभारत जो है इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। क्योंकि अगर हम महाभारत को देखें तो उसमें ये सब चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, फैमिली स्ट्रक्चर भी, सोशल बिहेवियर भी। तो बच्चे, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है टेक्सुअल ट्रेडिशन, उसमें यही बताया है कि जो हमारे हिस्टोरियंस थे, दे वांटेड टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू इंस्क्रिप्शन। और बच्चे, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू बहुत ज़्यादा जो है डिटेल नहीं मिल पा रही थी, तो इस वजह से उन्होंने महाभारत को जो है महाभारत के जो एडिशंस हैं उनको प्रिंट किया। और फाइनली उस एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब महाभारत के थ्रू जो है हमारी इंडियन हिस्ट्री को सर्वे किया है, और फाइनली बताया है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री थी क्या। एंड बच्चे, अगर मैं महाभारत की बात करूं, हमें पता है ये एक ग्रेटेस्ट एपिक है, द स्टोरी ऑफ टू कजन्स, कौरव्स एंड पांडव, हु वर फाइटिंग फॉर अ लैंड, हु वर फाइटिंग फॉर अ किंगडम। तो बच्चे, जो महाभारत है, उस टाइम पे महाभारत, ये कह लो, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बहुत सारे जो हैं महाभारत के एडिशन होते थे। नेपाल में अलग महाभारत थी, और अगर मैं साउथ वाली साइड देखूँ तो तमिल में महाभारत लिखी गई। और बच्चे, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम एक चीज़ को 100 लोग प्रेजेंट कर रहे हैं तो 100 लोगों की अपनी अपनी स्टोरी होगी। इसी वजह से बच्चे, महाभारत की भी ना अलग अलग जो है लोगों के कंसेप्ट थे कि महाभारत ये है, महाभारत ये है। स्पेशली उनके जो वर्सेस थे, जो उनके श्लोक थे महाभारत के, वो बहुत डिफरेंट थे। तो बच्चे, फाइनली हिस्टोरियंस ने क्या सोचा कि हम महाभारत के ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वर्सेस हैं उनको क्या करेंगे, हम उनको कंपाइल कर कर एक महाभारत बनाएंगे। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। इसको क्रिटिकल क्यों बोला गया है? क्रिटिकल एडिशन का मतलब है, अगर जिसने एक ऐसा एडिशन हम उतारेंगे महाभारत का, मतलब बनाएंगे कि जिसको पढ़ने के बाद बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी माइंड में कि एग्जैक्टली महाभारत क्या थी। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, किस कोई स्टोरी पढ़ ली, कोई स्टोरी पढ़ ली, नो, अब सीधा एक क्रिटिकल एडिशन बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा कि ये थी महाभारत। तो बच्चे, महाभारत का जो टाइम पीरियड है वो 1200 ईयर्स जो है हमने कवर अप करने हैं। 600 BC से 600 CE, कितनी तरह की मैरिजेस थी, फैमिली स्ट्रक्चर क्या था, और जो है बेसिक चीज़ें। अब बच्चे, अगर आपने महाभारत कभी टीवी पे देखी हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा महाभारत क्या थी। बच्चे, महाभारत जो थी दो कजन्स के बीच में,
जो थे उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, किसको लेके, किंगडम को लेकर। और बच्चे आपको पता है कुरु महाजनपद था उस टाइम पे, हस्तिनापुर को जो है लेकर, मेन जो दिल्ली के पास है सेटलमेंट, उसको लेकर लड़ाई हो रही थी पांडव्स एंड कौरव्स के बीच में। बच्चे जो पांडव्स थे, ठीक है, उनके फादर का नेम था पांडु, और जो कौरव्स थे उनके फादर का नाम था धृतराष्ट्र। इसका मतलब है पांडु और धृतराष्ट्र दोनों ब्रदर्स थे, ठीक है। अब बच्चे उस टाइम पे किंगडम जो है पांडु को मिला था, लेकिन पांडु की सडन डेथ होने की वजह से फिर किंगडम किसको सौंपा गया, धृतराष्ट्र जो अंधे थे, ठीक है, उनको सौंप दिया गया। लेकिन इस शर्त के साथ कि जब, क्योंकि पांडव बहुत छोटे थे, जो 5 पांडव हम पढ़ते हैं ना, उस टाइम वो बहुत छोटे थे, तो वो उस टाइम पे किंगडम नहीं संभाल पा रहे थे। इस वजह से धृतराष्ट्र को ये जो है किंगडम दे दिया गया। लेकिन बड़े होने के बाद जो दुर्योधन थे, ठीक है, धृतराष्ट्र का पुत्र, उन्होंने क्या क्लेम किया कि अब क्योंकि मेरे फादर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, किंगडम गद्दी पे, तो अब आगे हम क्या करेंगे, हम ही जो है इस किंगडम को चलाएंगे, पांडव्स का कोई रोल नहीं है इसमें। लेकिन पांडव्स ने क्या कहा कि मेरे फादर की तो डेथ हो गई थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, और इस शर्त के साथ ही दिया गया था कि धृतराष्ट्र अभी संभाल ले, लेकिन बड़े होने पे, क्योंकि जो मेन नेचुरल हेयर है, इसका मतलब जो पांडव है वो ही संभालेंगे। तो बच्चे इस बात को लेकर ही तो जो बैटल हुई थी, आप सबको पता है ना, महाभारत में सबसे बड़ा जो है श्री कृष्ण भगवान ने भी पांडव का साथ दिया था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको महाभारत के बारे में पता होना चाहिए। अब बच्चे जो क्रिटिकल एडिशन की बात करते हैं, लेट्स कम टू द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। बच्चे क्रिटिकल एडिशन लिखा गया था 1919 में, और आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे जो है कवर हो रहा है। किसने लिखा था, वी.एस. सुथांकर ने। उन्होंने बच्चे जितनी भी संस्कृत महाभारत थी उस टाइम पे उनको कंपाइल किया था, और बच्चे उन्होंने जितने भी श्लोक थे, जितने भी वर्सेस थे महाभारत के, उन्होंने उनको कंपेयर किया। क्योंकि उस टाइम पे तमिल, मैंने कहा ना, नेपाल की एक महाभारत, साउथ की एक महाभारत, वेस्ट की एक, तो उन्होंने जितनी भी संस्कृत में लिखी गई थी, संस्कृत, आप मानो हमसे हिंदी की नहीं पढ़ी जाती, और उन्होंने उस टाइम पे संस्कृत की। और बच्चे उन्होंने ब्राह्मण से जाके मिले, बहुत सारे लोगों से जाकर मिले, श्लोक के बारे में डिस्कस किया, और फाइनली जो कॉमन श्लोक्स थे, मतलब जो हर जगह थे, उन्होंने एक महाभारत उसका जो क्रिटिकल एडिशन दे दिया। और बच्चे उस टाइम पे 13,000 पेजेस की ये महाभारत बनी, जिसमें 1 लाख वर्सेस थे, और साथ में अपेंडिंग्स एंड एक्सेप्शंस भी थी। अपेंडिंग्स होता है मतलब जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ये श्लोक मैंने कहाँ से उठाया, ये श्लोक मैंने कहाँ से उठाया। और एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ इस महाभारत में, कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ मैं रॉन्ग हूँ, या फ्यूचर जनरेशन जो है अगर उनको कुछ पता लगता है महाभारत के बारे में तो वो ऐड कर सकते हैं। और बच्चे इस क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को आने में 46 ईयर्स लगे। मतलब टीवी में तो आप ये देखो ना, ज़्यादा से ज़्यादा विद इन 1 मंथ हमने लॉकडाउन पीरियड में देख ली, लेकिन बच्चे जो एडिशन बनाने में लगा वो 46 ईयर्स लग गए। और बच्चे इस पैराग्राफ से आपके 1 मार्क के क्वेश्चन क्या हो गए, कवर अप हो गए। नाउ द सेकेंड टॉपिक जो है आपका बुक में, वो है किनशिप एंड द मैरिजेस। मैंने बच्चे अभी आपको बताया व्हाट इज किनशिप, और यहाँ पे जो मैंने साइन दे रखे हैं, सन, फादर, ग्रैंडफादर, देन ग्रेट ग्रैंडफादर एंड सो ऑन, मतलब जितने भी हमारे डिसेंडेंट्स हैं बच्चे, अब वो किनशिप नहीं है, वो किनशिप नहीं, डिसेंडेंट्स में। अब आप ये देखो ना, जैसे मैं हो गई, ठीक है, और मेरे कज़न हो गया, मेरे फादर और मेरे कज़न के फादर, फिर उनके एक फादर, ठीक है। इसी तरह बच्चे कहीं ना कहीं जो एक ट्री चलता आ रहा है उसको हम किनशिप बोलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ब्लड है वो तो सेम ही आ रहा है ना आने वाली जनरेशन में, तो उसे हम बोल सकते हैं किनशिप। और बच्चे उस टाइम पे जो फैमिलीज़ थी वो मेनली जॉइंट फैमिली में रहते थे, सब मिलकर रहते थे। अगर हम कौरव एंड पांडव महाभारत का एग्जाम्पल लें, कौरव 100, पांडव 5, उनकी फैमिलीज़, उनकी इतनी बड़ी बड़ी फैमिली से सब क्या रहती थी, जॉइंट फैमिलीज़ में रहती थी। और बच्चे अ, अगर हम बात करें एलीट्स फैमिली, जो धनी वर्ग के जो राजा महाराजा थे, उनका भी लार्ज फैमिली स्ट्रक्चर होता था। और बच्चे अब एक वर्ड आएगा आपकी बुक में, किंग फोक।
किनफोक का मतलब है कज़न, किन का मतलब कि हमारे जो डिसेंडेंट्स हैं, मतलब मेरे और मेरे कज़न्स के जो दादा हैं या परदादा है वो तो सेम ही होंगे ना, तो उनका आ गया वो किन। और फोक का मतलब हम अपने कज़न को जो है यहाँ पे किनफोक भी बुला सकते हैं। एंड बच्चे अगर मैं बात करूँ मैरिजेस की, आपकी बुक्स में बहुत तरह की मैरिजेस गिवन है। और बच्चे ऋग्वेद में धर्म सूत्र में बोला गया है ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग कि 4 मैरिज तो बहुत अच्छी हैं और 4 तरह की मैरिज जो है वो उन्होंने अप्रूव नहीं की है। उन्होंने कहा है नहीं ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। और ये जो टॉपिक है ना, द टाइप ऑफ मैरिज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसको डिस्कस करूँगी अभी आगे। बच्चे एक सिस्टम होता है पैट्रिलिनी और एक होता है मैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी का मतलब होता है जहाँ पे सन जो है वो सब कुछ क्लेम करेगा और वो अपने फादर का नेम आगे लेकर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैट्रिलिनी है वहाँ पे क्या है, वो मदर का नेम आगे कैरी अप करेगा और जो डॉटर्स हैं कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती हैं। अगर मैं नॉर्मल इंडियन सोसाइटी की बात करूँ बच्चे, यहाँ पे अब इंडियन सोसाइटी में क्या है, जो गर्ल है वो शादी करके अपने घर चली जाती है, ठीक है। और जितनी भी प्रॉपर्टी होती है फादर की, उसमें मेन जो क्लेम है वो सारी की सारी किसको जाती है, सन को। तो बच्चे ये पेट्रिलिनी सिस्टम है, पेट्रिलिनी। और उस टाइम पे ये बड़ा कॉमन होता था, ये कह लो सोसाइटी का रूल होता था। डॉटर्स तो क्लेम कर ही नहीं पाती थी कि हाँ भाई हमें कुछ दे दो प्रॉपर्टी में। नो नो डाउट फादर अपनी इच्छा से देते थे तो वो तो दे देते थे एज अ डाउरी, लेकिन उसके जाने के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी बचती थी वो सारी की सारी सन की होती थी। और फादर के मर जाने के बाद जो किंगडम, जो गद्दी मिलती थी वो भी किसको मिलती थी, सीधा सीधा पुत्र को मिलती थी, मतलब बेटे को मिलती थी। और पेट्रिलिनी सिस्टम था। लेकिन बच्चे आपकी बुक में एक एक्सेप्शनल केस भी गिवन है जो आपको 1 मार्कर के अकॉर्डिंग याद रखना है, वो है प्रभावती देवी, द डॉटर ऑफ समुद्रगुप्त। उनके केस में ऐसा नहीं था क्योंकि समुद्रगुप्त का बच्चे कोई बेटा था ही नहीं, तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो उनके डॉटर ने, प्रभावती देवी ने, जिनकी शादी हुई जटाका से आगे, तो बच्चे उन्होंने क्लेम किया सारी प्रॉपर्टी को। मतलब मैट्रिलिनी सिस्टम भी था लेकिन बहुत एक्सेप्शनल केस था, मेनली क्या था, पेट्रिलिनी सिस्टम था। एंड बच्चे अगर मैंने कहा ना, इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ सन, अगर कोई बेटा नहीं है या कोई आगे पुत्र नहीं है या कोई पुत्री ही नहीं है, जैसे अब समुद्रगुप्त के टाइम पे तो उसकी बेटी थी, लेकिन अगर ये भी ना होती तो सारा का सारा किंगडम क्या जाता बच्चे, या तो ब्रदर को जाता या किसी और किनमैन को, मतलब किसी और रिलेटिव को जाता, जैसे कि महाभारत के केस में हुआ। महाभारत के केस में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ना कि 2 ब्रदर्स थे, धृतराष्ट्र एंड पांडु। और पांडु की डेथ के बाद जाना तो चाहिए था पांडव्स को, लेकिन पांडव बहुत छोटे थे तो उस केस में किसको गया, ब्रदर को, धृतराष्ट्र को। एंड बचे इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है 2.3, द रूल ऑफ द मैरिजेस। बच्चे जो मेनली उस टाइम पे मैरिज होती थी ना, इट वॉज अ काइंड ऑफ अलाइंसेस। अलाइंसेस मतलब 2 किंगडम्स के बीच में अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए वो क्या करते थे, सुलह करते थे और एक दूसरे के मतलब उसमें मैरिज कर देते थे। जैसे आपने अगर पढ़ा हो जोधा अकबर का जो एग्जाम्पल था, उसमें भी क्या था, अकबर जो है पहले उन पे अटैक करना लगता था, लेकिन उसने फिर एक ऑफर रखा कि भाई मैरिज कर लो और हम जो है अपने आप ही अलाइंस हो जाएगा। सो बच्चे एक तो काइंड ऑफ अलाइंस कह सकते हैं। ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे सारी मैरिजेस ऐसे होती थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैरिज ऐसे होती थी। एंड डॉटर हैड नो राइट इन द प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बताया बच्चे, डॉटर्स जो हैं क्लेम नहीं कर सकती थी प्रॉपर्टी में। और बच्चे अब आपकी 2 तरह की मैरिजेस जो है आपकी बुक में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने कहा ना 8 तरह की मैरिजेस हैं, वो भी आगे जाके डिस्कस करती हूँ मैं। एक है बच्चे एक्सोगेमी और एक है एंडोगेमी। इससे पहले बच्चे आपको ना थोड़ा सा गोत्र का मीनिंग समझना होगा। शायद अब अगर अपने मदर से, अपने फादर से पूछेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। हम सबका बच्चे एक गोत्र होता है, मतलब अगर मेरी फैमिली है, जो मेरे डिसेंडेंट्स हैं और मुझ तक और जो मेरे आगे एंसेस्टर्स आएंगे, उनका एक गोत्र चलेगा, एक वैदिक सीयर्स चलेगा। और बच्चे एक्सोगमी क्या होती है, एक्सोगमी कहती है द पर्सन हु बिलोंग्स टू सेम गोत्र कैन नॉट मैरी। जो पर्सन जो सेम गोत्र के हैं
क्योंकि सेम उनका गोत्र है तो वो तो भाई बहन हो गए, इसलिए वो मैरिज नहीं कर सकते। ये होती है एक्सोगमी। और एंडोगमी इसके जस्ट अपोजिट है, द पर्सन बिलोंग्स टू सेम गोत्र और सेम ग्रुप, आई कैन से दे कैन मैरी। तो ये तो अपोजिट टर्म है, एक्सोगमी एंड एंडोगमी। लेकिन बच्चे उस टाइम पे ना मेनली जो है एक्सोगमी चलती थी। एक्सोगमी मतलब इतना स्ट्रिक्ट रूल था कि हमारे जो गोत्र, सपोज एक गोत्र जो है का लड़का दूसरे गोत्र की लड़की से तो कर सकता है मैरिज, लेकिन सेम गोत्र की जो लड़की है उससे मैरिज नहीं कर सकता, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता था। और बच्चे इसके बाद क्योंकि हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मैरिज की बात कर रहे हैं, तो फादर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि हाँ भाई डॉटर की मैरिज करनी है, कन्यादान करना है। कन्यादान का मतलब होता है, कन्या मतलब लड़की और दान मतलब देना। तो गिफ्ट ऑफ अ डॉटर टू समवन जो उसकी केयर कर सके। और बच्चे उस टाइम पे एक चीज़ बहुत कॉमन होती थी, मतलब अगर कोई फादर की डेथ हो जाती थी कन्यादान किए बगैर, मतलब शादी नहीं हुई बेटी की और उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई है, तो लोग कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना बदनसीब है कि जिसने अपनी बेटी की कन्यादान नहीं किया, तो उसको ऊपर जाकर मतलब ऊपर स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। और बच्चे ये जो है कन्यादान जब किया जाता था तो लड़की को डाउरी दी जाती थी बहुत ज़्यादा। आपने द्रौपदी का देखा होगा स्वयंवर, सीता स्वयंवर देखा होगा। एंड बच्चे ये जितना भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं ना, ये सारा का सारा जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि कहाँ से आ रहा है ये, तो धर्म सूत्र और ऋग्वेदा से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द पीपल स्टॉप फॉलोइंग रूल्स। लेकिन बच्चे जैसे 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 हम आज का मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं ना, उस टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा तो टाइम आगे बढ़ रहा था। माइग्रेंट्स आने लगे, थोड़ी थोड़ी एस्टैब्लिशमेंट्स होने लगी। इस वजह से बच्चे लोगों ने क्या किया, रूल्स जो है फॉलो करना बंद कर दिए। मतलब एक गोत्र जो है, सेम गोत्र में भी मैरिज होने लगी अब। और जब ब्राह्मण्स को पता लगा तो उन्होंने बच्चे फिर से धर्मशास्त्र कह लो, धर्म सूत्र कह लो, जो मनुस्मृति है उसमें फिर से मेंशन किया कि जो 8 तरह की मैरिजेस हैं उसमें 4 तो अच्छी हैं, लेकिन 4 जो हैं वो बुरी हैं। अब मुझे आपको ये बताना है कि उन ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग वो एक्सोगोमी को अच्छा बोल रहे हैं या एंडोगेमी को, सोचिए इसके बारे में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज गोत्र ऑफ विमेन। गोत्र ऑफ विमेन का मतलब है बच्चे, सिंपल टॉपिक है कि विमेन की मैरिज से पहले उसका एक गोत्र था, क्योंकि मैंने बोला ना एक्सोगोमी बहुत कॉमन थी। फिर क्योंकि सेम गोत्र में तो शादी होती नहीं थी, तो अब वो अब अगर हस्बैंड के यहाँ गई है तो हस्बैंड का गोत्र ही तो अडॉप्ट करेगी। द विमेन विल ड्रॉप women have to drop their own गोत्र and adopt her husband's गोत्र। जैसे आज भी होता है, कई लड़कियां आज वैसे नहीं करती हैं बहुत सारी, लेकिन पहले बहुत चीज़ कॉमन थी कि जब गर्ल की शादी होती थी तो वो अपना सरनेम छोड़कर अपने हस्बैंड का सरनेम जो है लगा लेती हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी गर्ल्स जो हैं वो नहीं भी करती। तो बच्चे एक तो ये पॉइंट है। देन यहाँ आपकी बुक में ना एक्सेप्शन बहुत अच्छा, एक्सेप्शनल केस बहुत अच्छा गिवन है। एग्जाम्पल सतवाहंस का हमने लास्ट चैप्टर में, मतलब इससे जो पहले वाला चैप्टर था उसमें सतवाहंस का पढ़ा था कि जो उनकी 2 क्वींस थी, गौतमी एंड विशिष्टि। अब बच्चे देखो, गौतमी और विशिष्ट है हमारे गोत्र, और विशिष्ट हमारे 2 गोत्र हैं। ठीक है, और इनके जो नेम है वो है गौतमी एंड विशिष्टि, मतलब इनके जो नेम है इनके गोत्र से चले आ रहे हैं। यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि मैरिज से पहले भी इनके नाम क्या थे, गौतमी एंड विशिष्टि, लेकिन फिर इनके मैरिज के बाद तो नेम चेंज होने चाहिए थे, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि विमेन जो है अपना गोत्र छोड़कर अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करती थी। लेकिन बच्चे इन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे इनको फ्रीडम दी गई कि आप अपना नेम जो है गौतमी एंड विशिष्टि रख सकते हैं, आप अपना गोत्र चेंज मत करिए अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग। सो दे डिडंट चेंज देयर गोत्र। और बच्चे एक चीज आगे जाकर जैसे गौतमी का पुत्र हुआ या विशिष्टि का पुत्र हुआ, उन्होंने भी बच्चे अपनी मदर के नेम को आगे वो लेकर गए। जैसे पांडव जो है उनको कुंती पुत्र बोला जाता है। ठीक है, उन वो भी अपने नेम मदर के नेम से जाने जाते हैं। सिमिलरली बच्चे जो गौतमी पुत्र हैं, गौतमी या गौतमी कह लो, गौतमी पुत्र श्री सतकांति, 1 मार्क क्वेश्चन। विशिष्टि पुत्र श्री पुलमैया,
ये दोनों जो हैं बच्चे सतवाहन रूलर्स हैं, और इन्होंने अपने फादर का नेम नहीं आगे कैरी किया, इन्होंने अपने मदर का नेम कैरी किया। तो ये जो है गोत्र ऑफ वुमेन, वैसे तो बच्चे कॉमन चीज़ क्या थी कि जब वुमेन मैरिज करती थी तो अपना गोत्र चेंज करती थी, लेकिन यहाँ पे बच्चे दो एग्जाम्पल सेट किए गए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले तो पेट्रिलिनी सिस्टम था। पेट्रिलिनी का मतलब है जो फादर, देन फादर टू सन, जो भी फादर का है वो सब कुछ सन, और इवन सन अपने नेम के आगे क्या लगाएगा, अपने फादर का नेम लगाएगा। लेकिन जो ये गौतमी पुत्र श्री सतकांति या विशिष्टि पुत्र श्री पुलमैया के मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, इन्होंने किस चीज़ को फॉलोअप किया है, मेट्रिलिनी के सिस्टम को, मदर के नेम को आगे लेकर गए हैं। तो बच्चे लास्ट टॉपिक आपका है वर मदर्स इम्पॉर्टेंट। ये बच्चे आपको खुद पढ़ना है टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है। थैंक यू स्टूडेंट।